Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 15. चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे और ये पार्ट नंबर 1 है बेटा हमारा। ये कौन सा है? पार्ट नंबर 1 है ये हमारा। और चैप्टर नंबर 15 और जो 16 है ये काफ़ी इजी है और इन पे मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो है वो बना दूँ, क्योंकि ये काफ़ी इजी चैप्टर है। इसलिए मैं बनाने की नहीं सोच रहा था, पर मैंने सोचा कि काफ़ी बच्चों को डाउट है वो हो रही है, तो सोचा कि बना दूं। क्लास 11th ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 15 है ये है लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर अलग अलग से जो टॉपिक्स हैं उनको सभी को हम डिस्कस है वो करेंगे बारीकी से, कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके हमारी वीडियो की, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकूँ मैं। चलिए बेटा, दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है बेटा। 10:18 हो चुकी हैं और जो डे की मैं बात करूं तो आज डे है थर्सडे और तारीख है 3 दिसंबर 2020, 3 दिसंबर 2020। दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। आप अपनी जल्दी से मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि एक तो आपको आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है या नहीं, या कुछ आपको और डाउट लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टुडे वी डिस्कस इन दिस चैप्टर बायोस्फीयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड इन चैप्टर 5th आई ऑल्सो डिस्कस द बायोस्फीयर्स। हम बायोस्फीयर्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5th के अंदर, एंड वी ऑल्सो डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म। हम जो ऑर्गेनिजम्स या जो प्लांट्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। क्लास 9th की मैं बात करूं या फिर क्लास 10th की मैं बात करूं तो हमने उनके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा है और ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ा है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होता है, बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल। हम यहाँ पे अलग अलग तरह की जो साइकिल है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में स्टडी करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर करेंगे और हर एक टॉपिक को हम इजी और नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े बेटा। तो आपको टॉपिक समझ आ गया कि हम किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे और कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा साथ के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और ये जो नोट्स मैं जो करा रहा हूँ आप इनको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हैं, या अपने जो बुक है जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टडी करते हैं उस बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनको भी आप राइट डाउन है वो कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं कि वो हमें क्या देखने को मिलता है। अब क्या है, लाइफ ऑन द अर्थ इज़ फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हमारी जो अर्थ है उस पर जो मैं बात करूं कि आपको हर एक जगह पे लाइफ है वो देखने को मिलेगी। जो जीवन है वो आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर एक जगह पे आपको जो लाइफ है वो देखने को मिलेगी अर्थ पे। चाहे मैं बात करूं जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपको हर एक जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो पोल्स की मैं बात कर लूँ या इक्वेटोरियल जो इक्वेटर जो रीजन है उसकी बात कर लूँ, आपको हर जगह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो देखने को मिलेंगे। चाहे बॉटम सी हो या सेवरल किलोमीटर इन एयर, चाहे आप हवा के अंदर हो, हवा काफ़ी ऊंची हवा मतलब काफ़ी एक हाइट पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसके अंदर भी आपको जीवन देखने को मिलेगा, और बॉटम सी के अंदर भी आपको जो लाइफ है
वो देखने को मिलेगी। चाहे फ्रीजिंग वाटर हो, ये जो बर्फ़ का जो पानी है उसके अंदर भी आपको लाइफ देखने को मिलेगी। ड्राई वैली, सूखी जो घाटियां हैं उनके अंदर भी आपको जीवन देखने को मिलेगा। फ्रॉम अंडर सी टू ग्राउंड वाटर, अंडर द सी टू ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर भी हमें जो लाइफ है वो देखने को मिलेगी। लाइजिंग बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे भी हमें जो लाइफ है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप चाहे अर्थ पे किसी भी कोने के अंदर हो, चाहे इक्वेटर पे हो या फिर आप पोल्स पे हो, चाहे आप अंडरग्राउंड वाटर की बात कर लीजिए या सी बॉटम ऑफ सी की बात कर लीजिए या फ्रीजिंग वाटर की बात कर लीजिए या आप एयर की बात कर लीजिए, आपको हर एक जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखने को मिलेंगे हर एक स्थान पे। तो ये बताना था मुझे कि जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आपको एवरीवेयर है वो देखने को मिलते हैं, चाहे आप अर्थ के किसी भी कोने पे ही क्यों ना हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या पढ़ने को मिलता है। अब इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो बायोस्फीयर्स के बारे में करेंगे। जो बायोस्फीयर्स है उसके अंदर इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ, इसके अंदर जितने भी जो लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको सभी को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो प्लांट्स की मैं बात कर लूँ, एनिमल्स की बात कर लो या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड है वो किया जाता है। दैट लिव ऑन द अर्थ, ऑन द प्लेनेट अर्थ, अर्थ के ऊपर ये सभी है वो रहते हैं और ये इंटरेक्शन करते हैं किसके साथ, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं। अपने जीवन को जीने के लिए या मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए ये कहीं ना कहीं सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ज़्यादातर जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिथोस्फीयर्स के ऊपर रहते हैं। लिथोस्फीयर्स मतलब लैंड, किस पे रहते हैं, वो लैंड पे रहते हैं। दिस इज द लैंड। एक बार मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ बेटा, ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा। लिथोस्फीयर्स का मतलब है लैंड पर। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स वो लैंड पे रहते हैं और कुछ रहते हैं हाइड्रोस्फीयर्स पे एज वेल इन द एटमॉस्फेयर, और कुछ रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर भी। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव करते हैं वन लेयर टू अनदर लेयर। कहने का मतलब है कि लिथोस्फीयर से हाइड्रोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर, ऐसे जो मूवमेंट है वो करते रहते हैं। आपको कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर फ्रीली वो मूव करते रहते हैं बेटा। अब आगे देखते हैं, अब आगे इसके अंदर पढ़ते हैं बेटा। वो क्या पढ़ते हैं हम, दीज एलिमेंट इंटरेक्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल लैंड, सॉरी ये बच गया हमारा। द बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट वेरी सिग्निफिकेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये काफ़ी सिग्निफिकेंस के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है वो करते हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं दिस एलिमेंट इंटरेक्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप सच हैज लैंड, वाटर, सॉइल। हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा कि जो बायोस्फीयर्स के अंदर जितने भी जो लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटररिएक्ट करते हैं किसके साथ, लैंड के साथ, वाटर के साथ और सॉइल के साथ। ये क्या करते हैं, इंटर रिएक्शन करते हैं, यह इन पे डिपेंडेंट होते हैं, इन पे कुछ न कुछ अपना जो जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ जो कार्य है वो करते रहते हैं। दे आर इन्फ्लूज का मतलब होता है इफेक्ट करता है, बाय द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, जो एटमॉस्फेरिक जो एलिमेंट्स है वो भी इनको इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर एंड सनलाइट। ये भी क्या है, ये भी इफेक्ट करते हैं किसको, प्लांट्स को, एनिमल्स को, या फिर जो माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इफेक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कौन, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट। देखिए आपको जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगी तो आपको उसी तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ उसी तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे और उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और आगे क्या बताया गया है बेटा, द इंटरेक्शन ऑफ बायोस्फीयर्स विद लैंड, एयर एंड वाटर, जो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो लैंड के साथ, एयर के साथ
और वाटर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, आर इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, और वो अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ऐसा करते हैं, और इसी को बोला जाता है इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसी जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, लैंड के साथ, एयर के साथ या वाटर के साथ, जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और इसी पोर्शन को बोला जाता है इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब बायोस्फीयर्स के अंदर क्या होता है कि जब बायोस्फीयर्स के अंदर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर अभी अभी हमने पढ़ा था प्लांट्स, एनिमल और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। और जब ये लैंड के साथ, वाटर के साथ और एयर के साथ वो जब इंटरेक्शन करते हैं तो उनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, और साथ में डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलती है। जब ये जो प्रोसेस होती है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए बेटा। और यहाँ से आप जो अपने जो नोट्स हैं उनको उतार सकते हैं, और फिर भी क्लियर नहीं है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप देख सकते हैं, और कुछ डाउट लगी तो मैं आपको अगली जो वीडियो है उसके अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। एज इट इज़ आपको अब समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बैक करके एक बार ज़रूर देखें ताकि आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर हो सके। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। यह आता है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि द इंटरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद बायोटिक फैक्टर विद ए पर्टिकुलर हैबिटेट, ये क्या करते हैं कि एक इंटररिएक्शन करते हैं किसके साथ? एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं पर नेचुरल होते हैं, बट नेचुरल होते हैं जैसे रॉक्स, और एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, और एक पर्टिकुलर एक हैबिटेट के अंदर देखिए, ये तो हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, ये कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, और ये क्या करता है? एबायोटिक, ये कोई एबायोटिक है, रोक लगा लीजिए, इसके साथ इंटरेक्शन करता है एक पर्टिकुलर एक हैबिटेट के अंदर। ये एक पर्टिकुलर एक हैबिटेट है, इसके अंदर क्या करता है? वो इंटरेक्शन करता है। ऑन लैंड, वाटर एंड एयर आर कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। और इससे क्या होता है? एक एनर्जी फ्लो होती है, और इससे एनर्जी, क्लियरली एक एनर्जी है वो फ्लो होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक क्लियरली एनर्जी है वो फ्लो होती है, और इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। और इसी को इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो बोला जाता है। क्लियर नहीं है तो बेटा मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये होते क्या है। ये सारी जो चीज़ें हम आपको अभी बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सके। क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो इंटररिएक्शन करता है किसके साथ? एबायोटिक फैक्टर के साथ। एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं पर वो नेचुरली होते हैं, और एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और उनसे क्या है? क्लियरली एनर्जी है वो निकलती है, एक एनर्जी है वो फ्लो होती है। मटेरियल साइकिल ऑन लैंड, वाटर एंड एयर आर कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। जो एनर्जी है जो फ्लो होती है और उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को? चलिए अब इकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है, कैसे निकला है, इसका इस्तेमाल है वो किसने और कब किया है। जो इकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है, जो ओइकोज, ग्रीक वर्ड है ओइकोज, इससे निकला है जिसका अर्थ है हाउस। ओइकोज ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है हाउस, कंबाइंड विद वर्ड लॉजी। लॉजी के साथ इसको हमने जोड़ दिया जिसका मीनिंग होता है साइंस ऑफ, या फिर मैं कहूँ कि स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ। तो हमने पूरी तरीके से है वो पढ़ लिया है कि कैसे है वो निकला है, किस वर्ड से निकला है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? लिटरली हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ द
स्टडी ऑफ द अर्थ। इकोलॉजी को हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द अर्थ हैज़ हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स। इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजिकल का मतलब सिंपल सा है कि स्टडी ऑफ द अर्थ। हम अर्थ की जो स्टडी है वो करते हैं तो उसको इकोलॉजिकल बोलते हैं। इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस बींग्स के बारे में, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और मैं कहूँ कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका सभी का घर होता है, ठीक है ना, इन सभी का घर होता है, ये हम बोल सकते हैं। दे ऑल लिव टुगेदर इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं कि वो अकेला अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर सकते हैं, उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, या वो किसी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता, या किसी प्लांट्स या किसी एनिमल्स पर वो डिपेंडेंट नहीं रहता। ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं बेटा। एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे अर्स्टन हैकेल्स, और उसी ने इसका जो वर्ड है, ये जो इकोलॉजिकल जो वर्ड है, इसको पेश किया था पहली बार। उसको पेश किया था 1869 के अंदर। इसको पहली बार जो जर्मन के जो जियोलॉजिस्ट थे उसने 1869 के अंदर इस शब्द को पहली बार इस्तेमाल है वो किया था। इकोलॉजी जो टर्म है इसका इस्तेमाल है वो किया था, फिर बाद में इसको जो यूज है वो कर दिया गया इकोलॉजी के रूप में। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे डिस्कस वो करते हैं। अब पढ़ेंगे जनरल इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये एक तरीके से डिपेंडेंट होता है फिजिकल। ये सपोज कर लीजिए एक एरिया है और यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल जो फैक्टर है वो कंस्टिट्यूट होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं जनरल इन्वायरमेंट। जो जनरल इन्वायरमेंट है वो बोला जाता है। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। ए हैबिटेट इन द इकोलॉजिकल सेंस इन द टोटलिटी ऑफ फिजिकल, और वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट ऑफ फिजिकली एंड केमिकली फैक्टर हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। उन्हीं को हम जनरल इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं बेटा। अब जो है बेटा वो है जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, इसके अंदर हम जो मेनली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसके बारे में? बायोटिक और एबायोटिक के बारे में है। ये सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज इकोसिस्टम। These components in ecosystem are interrelated and interact with each other। यहाँ पे जो बायोटिक है और जो एबायोटिक है वो एक दूसरे के साथ इंटररिएक्ट और इंटररिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी हमें ये देखने को मिलते हैं। और हमें डिफरेंट टाइप्स के हम इकोसिस्टम हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, एंड वेरिंग ranges of environmental condition where various plants, animal species got adapted through evolution। देखिए कई स्थानों पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम हो रही है, काफ़ी कम रेनफॉल हो रही है, फिर भी वहाँ पे जो प्लांट्स है वो उग रहे हैं। क्या है कि फिर भी जो प्लांट्स है वो उग रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने अपने आप को ऐसा चेंज कर लिया है कि उन्हें अब पानी की आवश्यकता है, जो वाटर की जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, इस तरह से चेंज कर लिया है, या कहूँ कि मैं अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लिया है कि इन्हें पानी की आवश्यकता है वो नहीं मिलेगी। जैसे मैं कैमल की बात करूँ, ऊँट की बात करूँ, तो ऊँट ने अपने आप, ये एक एनिमल है, इसने अपने आप को ऐसे चेंज कर लिया है कि ये राजस्थान में काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो क्या है कि अलग अलग जो इकोसिस्टम है वो हमें देखने को मिलते हैं, और अलग अलग वेरिएशन जो कंडीशन है उसके अंदर आपको अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स हैं हमें देखने को मिलते हैं, हैव गोट अडोप्टेड थ्रू इवोल्यूशन, और उन्होंने इस चेंज को अडोप्ट कर लिया है।
और ये जो फिनोमिना होता है, ये जो चेंज होता है, इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, और इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मिलता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ जो इकोसिस्टम है इसको डिस्कस करेंगे। अब जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, टू टाइप्स, मेजर इसके टू टाइप्स है। एक तो टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे, आपको एक इकोसिस्टम लैंड पे देखने को मिलेगा, एक एक्वेटिक वाटर के अंदर। आपको दो तरह के इकोसिस्टम है वो देखने को मिलेंगे, एक लैंड पे एक वाटर पे। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू बायोम्स, उनको हम बायोम्स बोलते हैं, और उनको क्लासिफाइड भी कर दिया गया है बायोम्स पे। एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी क्लास्ड एज मैरियन खारा पानी एंड फ्रेश वाटर, इसको खारे पानी और फ्रेश वाटर के अंदर इसको इंक्लूड है वो कर दिया गया है, या इसको क्लासिफाइड है वो कर दिया गया है। जो पार्ट नंबर 2 है बेटा हमारा, उसके अंदर हम बायोम के बारे में पढ़ेंगे। जो बायोम्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि बायोम्स होता क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो कंसेप्ट है वो पूरा समझ लिया है कि पूरा कंसेप्ट क्या है, और फिर भी आपको डाउट लगते हैं तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये जो प्रॉब्लम है वो फेस हो रही है। तो हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी या पार्ट नंबर 2 होगा, या मैं अभी आपको प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप एक बार पूरी को स्टडी कर लीजिए और फिर भी आपको डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक आपने देख लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको कोई डाउट है वो नहीं रहेगी बेटा। तो बस आज में इतना ही करते हैं। पार्ट नंबर 2 है वो आपको कल देखने को मिलेगा, और इसकी दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास होगी। आपको पता है जैसे लाइव क्लास चलती हैं। तो आज बस इतना ही कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2 को कल डिस्कस करते हैं। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो बायोम्स के करेंगे। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और पढ़ाई अपनी जो जारी है उसको रखें। आपको फिर भी डाउट लगती है तो कमेंट एंड टू मैसेज मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।